वनिकम वंदना स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपके प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 2 जनवरी 2025, थर्सडे है। देख लेते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरे न्यूज़पेपर में 3-4 आर्टिकल्स हैं जो मेनली हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं और रिपीटेड नहीं है। जैसे आपको पता है कि अभी मनमोहन जी की डेथ हो गई थी, तो उसी पे बेस्ड काफ़ी सारे आर्टिकल्स थे। और न्यू ईयर की वजह से मैंने आपको पहले भी बोला था 1 और 2 तारीख को कंटिन्यूसली क्या होता है कि जो फर्स्ट वीक होता है उसमें मेनली आर्टिकल्स रीकैप बेस्ड आते हैं। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे उसको हटा के अगर हम देखें, उसके अलावा 3-4 इशू मुझे दिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आर्टिकल यहाँ पे ना मणिपुर का है। आपको पता है ये भी रीकैप ही हो रहा है। राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि पूरा 1 साल हो चुका है मणिपुर के इस पे 1 साल हो गया है। कोई भी एक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ऐसा कोई बहुत बड़ा डिसीजंस नहीं लिया गया है। जिस चीज़ की नाराज़गी वहाँ के जो एथनिक ग्रुप है वो चीज़ यहाँ पे राइटर बता रहे हैं। ठीक है, इवन यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरा रहे हैं कि इतने बड़े वायलेंस में भी जो है इन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी को ज़्यादा सही नहीं ठहराया है। ठीक, और यहाँ एक डेटा यूज़ कर रहे हैं राइटर पूरे साल का कि अगर आप स्टेट की बात करोगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ना, तो सबसे ज़्यादा अगर पूरे साल में वायलेंस हुआ है ना, तो मणिपुर में सबसे ज़्यादा एंटिटी जो है देखी गई है, जो केसेस फाइल हुए हैं। स्पेसिफिकली जो एथनिक वल्नरेबिलिटीज़ है उनके ऊपर जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे केसेस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा पॉलिटिकली बेस्ड भी है कि ये पार्टी वो पार्टी, तो ये हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इशू इंपॉर्टेंट था। इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, मैं आपको एक चीज़ दिखा। यहाँ देखिए ये ना एथनिक ग्रुप का है। ऑलरेडी देखिए यूपीएससी में है ना, जैसे यहाँ पे ट्राइब्स दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे स्टेट देके पूछा जा चुका है कि ये स्टेट कौन से ट्राइब्स किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। यूपीएससी के पीवाईक्यू में आ चुका है। तो उस बेसिस पे हमें पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्टर्न में स्पेसिफिकली, ऑल्दो आपको पूरे इंडिया का पता होना चाहिए, लेकिन अभी हम ईस्टर्न की बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न की, तो वहाँ के हिसाब से हम देख लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम जो 7-8 स्टेट हैं टोटल, 7 स्टेट सिस्टर्स भी बोला जाता है सिक्किम को हटा के। ठीक है, तो वहाँ पे कौन कौन से एथनिक ग्रुप है जो मेजरली हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश, अदीस, नियासी, अपतानी, इस तरह से है ना, अलग अलग। अब जैसे मणिपुर का इशू है तो मैतीज, नागास, कुकीज़, और जो मैतीज और कुकीज़ हैं इन्हीं के बीच में ये इशू चल रहा है। इसके अलावा चिन्स हैं, मैतीज पेंगाल्स हैं, मैतीज मुस्लिम्स जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है, अब जैसे मेघालय का खासी, गारो, जयंतिया, और इन्हीं के बेसिस पे वो हिल्स के नेम भी हैं, है ना, आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे हमारा मॉनसून जो है हिट करता है। गारो खासी हिल्स जो कि कीप शेप, कोन शेप में होता है। आपने एनसीईआरटी में इसको अच्छे से रीड किया होगा। ठीक है, तो ये एथनिक ग्रुप आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। सिक्किम में नेपाली, भूटानीज, लेप्चास, क्योंकि बंगाली, नेपाली और भूटानीज का तो बॉर्डर भी शेयर होता है, तो वो एथनिक ग्रुप का वहाँ रहना एक नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है ना। तो इस तरीके से आप ये लिस्ट जो है ना बहुत अच्छे से आप लिख के रख लीजिएगा। इसको लास्ट टाइम रिवाइज करके जाइएगा एग्जाम से पहले, ये इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल। ठीक है, इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ना ओवरऑल जो उनके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हम एक डिस्क्रिप्टिव नेम्स में भी बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप अरुणाचल प्रदेश को देखोगे तो डॉन लिफ्ट माउंटेन्स बोलते हैं, असम को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, मणिपुर को ज्वेल ऑफ इंडिया, एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स बोलते हैं मेघालय को, है ना, और मिजोरम को लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन्स बोला जाता है, नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, और सिक्किम को हिमालयन पैराडाइज, और त्रिपुरा को लैंड ऑफ डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ये निकनेम है इन 7 स्टेट्स का, थोड़ा सा ये अलग हो जाता है ना। तो याद रखिएगा हमेशा यूपीएससी के प्रीलिम्स में हमेशा से जो हटके चीज़ होती है ना, थोड़ी सी ऑड होती है, उस पर एग्जामिनर का हमेशा से फोकस रहता है, क्योंकि जो कॉमन है वो तो आप सभी को पता होता है ना। तो इस तरीके से याद रख लेना। और जैसे कि अभी 2-3 साल पहले ना चकमा ट्राइब बहुत न्यूज़ में थी, आपको पता है कि म्यांमार से ये माइग्रेट होके आई है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे अभी रिसेंटली बोरो जो है ट्राइब काफ़ी न्यूज़ में था, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। ठीक, देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है बैड लोन्स के ऊपर है। देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ था, आरबीआई के द्वारा अभी 3-4 महीने पहले की बात है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकाली गई थी जो साल में 2 बार निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राइटर बता रहे हैं कि इसमें आरबीआई ने ये चीज़ बताई है कि अगर आप सितंबर
के रिकॉर्ड 2024 का, यानी 6 महीने से ज़्यादा हमारे पास जो एनपीए यानी जिसको हम बैड लोन्स बोलते हैं, उसकी जो उसका जो स्टोरेज है या फिर जो उसका डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। दैट मीन्स जो हमारे पास कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास बैड लोन्स का रेशो काफ़ी कम हो गया है। और हमेशा याद रखिएगा, कमर्शियल बैंक्स में बैड लोन्स जितने कम होंगे दैट मीन्स वो बैंक उतना ही ग्रोथ कर रहा है। क्यों? बैड लोन्स होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप कोई बैंक है, ठीक है, बैंक है, आपने उससे 100 रुपये लिया। अब 100 रुपये में आपने लिया तो भैया आपको इसको रिटर्न भी करना होगा, क्योंकि ये लाइबिलिटी आपकी है ना, रिटर्न करना होगा। आपने अपनी सेविंग से तो नहीं लिया, आपने इससे बोरो लिया है, लोन लिया है। तो एक टाइम पीरियड होता है जो डिसाइड करती है बैंक करती है, ठीक है, उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो वो जैसे मान लिया उन्होंने 90 डेज का बोला है कि 90 डेज बाद आप जो है ए बैंक को 100 रुपये लौटाओगे विद इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 90 दिन बीत गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने वो लोन नहीं लौटाया, तो अब बैंक जो अपना एक क्रेडिट लिस्ट रखता है, यानी आपका जो भी लेन देन रखता है बैंक के ट्रांजैक्शंस में, उसमें आपका नाम की जो अमाउंट है जो बैंक से आपने लिया वो बैड लोन्स में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके टाइप्स भी हैं, बहुत अलग अलग टाइप्स हैं बैड लोन्स के। वैसे मेनली 90 दिन जो है मेजर एक सिंपल लोन्स के लिए माना जाता है, ठीक है। तो अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ने ये बात बोली है कि भैया बेटर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक कंसर्न वाली बात पता है कहाँ आ रही है कि आपको पता है, देखिए पोस्ट कोविड का टाइम है अभी, है ना, 3-4 साल हो चुके हैं हमें ऑल्दो कोविड से निकले हुए, लेकिन उसका जो एक स्टिग्मा या फिर उसका जो एक कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी पे जो हिट करना वो इकोनॉमी में पड़ा है, नो डाउट, इसमें कोई दौराई नहीं है। ग्लोबली भी बात करो और इवन इकोनॉमी की, इंडिया की इकोनॉमी की भी बात करो तो, ठीक है। तो उस हिसाब से बैड लोन्स बेटर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं, लेकिन एक इशू ये दिख रहा है, जो माइक्रो फाइनेंस होते हैं ना, जो छोटे छोटे लेवल्स पे दिए जाते हैं, जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स के द्वारा या कुछ एनबीएफसीज के द्वारा दिए जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि ना, जैसे मान लीजिए किसी ने 50,000 का लोन लिया, ठीक है, ऐसा माना जा रहा है, बताया जा रहा है फाइनेंशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 11% ऐसे लोन्स हैं जो ऐसे छोटे छोटे लोन्स हैं, और जो 11% ओवर ड्यू हैं, यानी वो अपने टाइम से ज़्यादा ओवर ड्यू हो चुके हैं, उसके इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी चढ़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा 60% लोन ऐसे हैं या 60% के लोग वो हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा कम से कम 3 लोन लिए हैं, इस तरीके से माइक्रो फाइनेंस वाले लोन, ठीक है। तो ये चीज़ें एक कंसर्न दिखाई जा रही है। इसके अलावा गोल्ड पे जो लेने वाले लोन हैं वो भी पहले से इम्प्रूव हुआ है, यानी पहले से ज़्यादा लोन लेने लगे हैं लोग गोल्ड को परचेस करने के लिए, जहाँ पिछले साल जो है, पिछले लास्ट अगर 3 मंथ से पहले 5,149 जो है मेनली लोन गोल्ड के लिए ले जाता था, वो 6,500 के आसपास करोड़, 6,500 करोड़ के आसपास हो गया, ठीक है। तो ये इंक्रीज हुआ है, 30% इंक्रीमेंट हुआ है लोन्स का, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न दिखा रहा है माइक्रो फाइनेंस में और ये गोल्ड वगैरह में, ठीक। तो हम एक बार स्टार्टिंग में देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में ये एनपीए होता क्या है। देखिए, एनपीए की अगर हम बात करें, जैसे कि लोन हो गया, ठीक है, मेनली जो लोन के लिए होता है, इसमें 90 डेज़ का एक पीरियड होता है कि पीरियड्स 90 डेज़ में आपको रिटर्न करना होता है बैंक को, जिस भी बैंक से आपने लिया। 90 डेज़ के बाद क्या होता है कि वो अपने जो बजट होता है, जो उनका जो स्टेटमेंट्स होते हैं बैंक के, उसमें वो उस चीज़ को क्रॉस चेक करते हैं कि कितने लोन्स वापस बैंक को रिटर्न हुए हैं, क्योंकि उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो मिलता है ना, आप जितने दिन के लिए भी लेते हैं उसके लिए आप इंटरेस्ट भी पे करते हैं, ठीक है। तो वो फ़ायदा होता है। तो उस चीज़ को जब क्रॉस चेक किया जाता है, अगर 90 डेज़ क्रॉस हो गया तो दैट मीन्स वो जो अमाउंट है या वो जो लोन है, अब वो बैंक का एनपीए हो गया, क्योंकि वो इंटरेस्ट जो रेट है वो भी ओवर ड्यू हो चुका है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एनपीए की बात करें तो देखिए, एक होता है सब स्टैंडर्ड असेट, जो कि मान लीजिए 12 मंथ का है, ठीक है, 12 मंथ तक जो है वो पीरियड है, 12 मंथ या 12 मंथ से पहले जो है लोन का रिटर्न आना था और नहीं आया, दैट कॉल्स सब स्टैंडर्ड असेट्स के नाम से, ठीक है। इसके अलावा डाउटफुल असेट किसे कहते हैं कि देखिए, आना था 12 महीने से पहले या 12 महीने तक का टाइम पीरियड था, टेन्योर था उसको रिटर्न होने का, लेकिन उसके साथ साथ टाइम भी चला गया और अब जो है उसका जो रिटर्न आना है वो भी डाउटफुल हो जाता है ना, तो डाउटफुल असेट के नाम पे कैटेगराइज कर दिया जाता है बैंक के द्वारा, ठीक। इसके अलावा तीसरा है लॉस एसेट्स। लॉस एसेट्स किसे कहते हैं, जहां अब लोन बैंक के द्वारा ये उम्मीद लगा दी जाती है कि अब कोई होप नहीं है उसको रिकवर करने का, जिसको हम राइट ऑफ कह देते हैं, यानी बैंक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उस लोन के आगे राइट ऑफ लिख देते हैं, क्योंकि वो अब लॉस एसेट हो चुका है, बैंक का जो रिटर्न नहीं होता। ये बेसिकली बहुत बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना, जैसे नीरव मोदी या फिर और भी बहुत बड़े बड़े लोग जो कई हज़ार करोड़ों में लेते हैं, छोटे मोटे अमाउंट्स में नहीं होता, ये बहुत बड़े लेवल पे होता है, तो उसे राइट
राइट ऑफ लिख दिया जाता है। ठीक है, अभी रिसेंटली बहुत 4-5 साल पहले ये इशू बहुत फेस किया गया था कमर्शियल बैंक्स में। ठीक है, और ये जो स्टेबिलिटी रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो देखिए एक सब कमेटी बैठती है आरबीआई के अंडर में, जिसको बोलते हैं हम एफएसडीसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, उसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, और ये रिपोर्ट कौन निकालता है? द गवर्नर ऑफ द आरबीआई निकाली जाती है। इसका मेन क्या काम है इस रिपोर्ट का कि ये फाइनेंशियल सिस्टम जो है आइडेंटिफाई करती है कि कितनी स्टेबिलिटी है हमारे बैंक्स में, उनका लेन देन का क्या लेवल बना हुआ है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा गैस पे। देखिए आपको पता है पिछले 1-1.5 साल से ना हर घर में एक चीज़ जो इशू उठ रहा होगा वो है गैस का ओवर प्राइस, है ना। जहाँ सिलेंडर पहले नॉर्मली अगर लिस्ट में अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है उसका तो 600-700 रुपये, है ना। उससे भी अगर बहुत पहले जाओगे तो 450 तक का मिलता था। ये बहुत पहले टाइम का बता रही हूँ, 10-15 साल पहले। उसके बाद नियरली 750-800 तक का ईजिली मिल जाता था। अब 1200 तक का नॉर्मल लिस्ट में भी मिल रहा है, और ब्लैक में तो इससे भी ज़्यादा हो जाता है। 1400-1300 रुपये लोग ब्लैक में लेते हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होता, या फिर अगर आप स्टूडेंट है तो आपने हर महीने फेस किया होगा ये, है ना। तो उसी पे ये आर्टिकल है कि जैसे अब राइटर बता रहे हैं कि अभी क्या है, गैस के प्राइजेस जितने इंक्रीज़ होते जा रहे हैं ना, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस मैकेनिज्म है इन गैसेस का, जो मेनली जो घर में यूज़ होता है डोमेस्टिक पाइपलाइन नेचुरल गैस का, सीएनजी जो गाड़ियों में यूज़ होता है, क्योंकि ये दोनों ही गैस मीथेन का होता है, बस इसका फ़र्क जो है टेम्परेचर, जिस तरीके से इसको स्टोरेज करके लिक्विफाइड करने का जो वेरिएशन है वो अलग होता है। सीएनजी और डोमेस्टिक में सेम ही गैस होती है, ठीक है, मीथेन वाली। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि अब धीरे धीरे अगर आप इस साल अगर रिपोर्ट देखोगे तो जहां पहले ये गैसेस एपीएम का जो एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस मैकेनिज्म बता रहा है, जहां पहले 72% सेगमेंट्स यूज होते थे, अलोकेट होते थे गैसेस, अब सिर्फ 44% ही हुए हैं। दैट मीन्स लोगों की डिमांड इस तरफ से शिफ्ट हो रही है, और अब किस तरफ जा रही है? वो जा रही है एचपीएचटी और आरएलएनजी। यानी एचपीएचटी क्या होता है? हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैसेज होती हैं, और इसके अलावा आरएलएनजी यानी रीगैसिफाइड लिक्विड नेचुरल गैस बोलते हैं। देखिए इसमें फ़र्क क्या होता है, ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाले गैस में और इन वाले जो जो पीएनजी और सीएनजी वाले गैसेस में, इनमें फ़र्क टेम्परेचर का फ़र्क होता है कि कितना टेम्परेचर में उस गैस को आप स्टोर करके रख रहे हो, सप्लाई हो रहा है। जो आरएलएनजी है ना, ये -160 डिग्री सेल्सियस या फिर कह लो 266 जो है सेल्सियस फ़ारेनहाइट पे जो है इन गैसेस को, ये नेचुरल गैसेस को स्टोर किया जाता है। ठीक है, जो माइनिंग्स होती हैं उनके द्वारा, है ना, माइनिंग करने के बाद। तो ये एक वेरिएशन है, टेम्परेचर्स का बहुत वेरिएशंस होता है इन गैसेस में। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि अब ये एचपीएचटी और आरएलएनजी, ये नेचुरल गैस इस तरफ शिफ्ट होने की वजह से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइस हाइक होने के भी चांसेस हैं इनके, ये जो एचपीएचटी और आरएलएनजी। और ऐसा नहीं है कि अभी प्राइस एकदम से बढ़ गया है तो लोग इस गैस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं कमर्शियली व्हीकल्स के लिए, नहीं, ये पहले भी होता था। क्या होता है, कंपनी ये गैसेज रखती हैं, लेकिन ये तभी ऑल्टरनेट में यूज़ होता है जब इनकी डिमांड कम हो जाती है, इनका जो सप्लाई है वो कम हो जाता है, जो पीएनजी और जो सीएनजी है। ठीक है, उस टाइम में उस सप्लाई को फुलफिल करने के लिए ये एचपीएचटी और आरएलएनजी गैस यूज़ किया, जो नेचुरल गैस ही। ठीक है, बस इनके टेम्परेचर्स में वेरिएशंस है, इनके स्टोरेज में इनका जो प्रोसेस है लिक्विफिकेशन का वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि ऑल्दो इसका प्राइस जो है इतना ज़्यादा, आप जैसे 70 से 75 पर डॉलर बैरल मिलने से ज़्यादा बाकी जो सीएनजी हैं, एलपीएनजी जो हम घरों में यूज़ करते हैं, उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑल्दो कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। जैसे अभी आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट लेवल में भी जो है थोड़ा सा इम्बैलेंस बना हुआ। जैसे राइटर बता रहे हैं कि अभी आपको पता है कि जैसे यूएस का इलेक्शन हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार सीधा सीधा अपनी पॉलिसी में बोला है कि भैया मेरे सत्ता में आने के बाद जो है अब यूएसए का जो मोस्ट ऑफ द पैसा होगा वो हम जो है ड्रिलिंग पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। ड्रिलिंग पॉलिसी यानी आपको पता है यूएसए का जो पड़ोसी है कनाडा, वो बहुत बड़ा एक अर्निंग सोर्स अपना जनरेट कर चुका है फ्यूल्स में, है ना, फ्यूल ऑयलिंग जो माइनिंग्स होती हैं। तो यूएसए ने भी अब इसी चीज़ को टक्कर देने के लिए अब इस बार इन्होंने, इनके जो प्रेसिडेंट है जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने बोला है कि हम ड्रिलिंग पे फोकस ज़्यादा करेंगे। तो होप्स राइटर बता रहे हैं कि शायद इस वजह से क्या होता है कि इंडिया और यूएसए का रिलेशन भी काफ़ी अच्छा है। तो यूएसए इंडिया को जो है अब वेस्ट से जो, यानी जो साउथ एशियन के वेस्ट कंट्रीज़ से, जो हम गल्फ कंट्रीज़ जिनको बोलते हैं, वहाँ से ज़्यादा हमें शायद अब यूएसए से मिल जाए, तो हमें इस डिमांड या सप्लाई का जो फ्लक्चुएशंस है, जो प्राइस हाइक, वो थोड़ा बहुत रिलीफ मिले। लेकिन उम्मीद लगा रहे हैं, हो सकता है, ऐसा कंफर्म नहीं है। उसके बाद जो है दूसरा इशू ये भी आ रहा है हमारे सामने कि अभी गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है, पीएमई बसेस को फोकस किया जा रहा है जो इलेक्ट्रिक वे में चले। ठीक है,
सोलर पैनल से चले, तो वहाँ पे क्या होता है कि अब सीएनजी की डिमांड जो है वो भी और कम होती जा रही है। तो ये कंसर्न्स दिखा रहे हैं। और जो सीजीडी कंपनीज़ हैं जो मेनली सीएनजी को मैन्युफैक्चर करती है, जो माइनिंग्स करती हैं, उन्होंने भी बोला है कि आने वाले टाइम पे उम्मीद करी जा रही है इस फाइनेंशियल ईयर में नियरली 2300 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट है वो वाइफ ऑफ हो जाएगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इन्हें नुकसान बियर करना पड़ेगा इन कंपनीज़ को। ठीक है, तो ये कंसर्न है। इसके अलावा अगर जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 2022-23 में सीएनजी का जो कंजम्पशन है वो 25% डिक्लाइन हुआ है, और इस चीज़ को अब धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, बाकी कंपनीज़ में, एचपी, एचटी और आरएलएनजीसी जैसे गैसेस ने कॉम्पिटिशन में ले लिया है। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल आर्टिकल है। बाकी हम थोड़ा सा एक बेसिक देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस होता क्या है? देखिए, नेचुरल गैस बेसिकली जो नेचुरली निकाला जाता है, जिसमें ऑयल आता है, पेट्रोल आता है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसी का उनके स्टोरेज का जो फॉर्म होता है ना वही अलग होता है, वही सीएनजी में। और जो एलपीजी है, जो आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, ये है सारे पेट्रोलियम गैस की, लेकिन इनका जो टेम्परेचर है, किसी का हाई टेम्परेचर है, किसी का लो, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर है, वो वेरिएशंस करता है। तो ठीक है, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कोल के बाद जो है ऑयल की नीड बढ़ चुकी है, और इंडिया के लेवल पे अगर ग्लोबली देखोगे तो ग्लोबल में 23% प्रोड्यूस होता है, उसमें से 6% इंडिया करता है। इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक आते आते हमें जो है नेचुरल गैस 6% से 15% करना है। ऑल्दो इंडिया पूरे वर्ल्ड का 1/3 ऑफ द कंजम्पशंस खुद ही करता है। ठीक है, और अगर हम इसके ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो इंडिया में बहुत बड़ा एक कंपनी है, वो है ओएनजीसी, पीएसयू है ये। ठीक है, महाराष्ट्र पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंडर में आता है ये। 1995 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में बनाया था। ये पूरे इंडिया का 70% यहाँ कम लिखा है, 80% के आसपास जो नेचुरल गैस है ना वो प्रोड्यूस ही ये सिर्फ ये ओएनजीसी कंपनी करती है। ठीक है, पीएसयू है, यानी जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट का दोनों का जो है शेयर है। ठीक है, ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। इसके अलावा यहाँ पे कुछ जो मैप लोकेशंस आप देख लो कि जैसे असम है, त्रिपुरा, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा असम में निकाला जाता है नेचुरल गैस। ठीक है, त्रिपुरा है, आंध्र प्रदेश है, इसके अलावा बॉम्बे हाई बेसिन है और गुजरात है। ठीक है, इसमें से 70% ऑफ टोटल रिजर्व्स आपके इन रीजन्स में है, लेकिन अभी प्रोड्यूसिंग में कौन सबसे ज़्यादा है? असम है आगे। ठीक है, तो ये बेसिक एक फैक्टर हो गया। और बाकी आप एक बार नेचुरल गैस के बारे में हमारी जो एनसीईआरटीज़ हैं उससे जो चैप्टर होगा वो भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेनेशन में वही सेम 2024 का जो है रीकैप है। अगर आपको पढ़ना है, स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है तो आप एक बार ग्लिम्स देख सकते हो कि क्रिकेट में है ना, हॉकी में, बैडमिंटन में, चेस में किस किस ने, अब जैसे नीरज है, इन्होंने, विघ्नेश, इन्होंने क्या क्या किया इसके बारे में आप एक बार देख सकते हो। बाकी यहाँ पे एक आर्टिकल जो है देखिए, बिन्नोनी दासी, अब ये नाम आ सकता है, न्यूज़ में था, और ये बोल सकते हैं कि क्या ये फ्रीडम फाइटर्स थी। तो देखिए क्या है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है कि जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ना, ममता बनर्जी ने अनाउंस किया है कि अब जो स्टार थिएटर्स होंगे ना उनका नाम बिन्नोनी मांचा रखा जाएगा। ठीक है, तो ये कौन थी? ये 1863 में बॉर्न एक पर्सन वुमेन है जो बंगाल की फर्स्ट लेडी मानी जाती है, जो एक आर्टिस्ट थी, जो हीरोइन थी अपने टाइम पे। ऑल्दो लेकिन इनके ऊपर क्या है, इनका जो बचपना है, इनका जो स्ट्रगल है वो काफ़ी ज़्यादा रेड लाइट एरिया में ही था इनका बॉर्न, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल फेस किया है। तो इस वजह से आज इनको जो है एक इनके नाम पे अब जो है स्टार थिएटर्स के नाम इनके नाम पे रखा जाएगा। ठीक है, एक गलत परसेप्शंस बनाया हुआ था इनका। ठीक, तो आप याद रखिएगा ये फ्रीडम फाइटर नहीं है, एक आर्टिस्ट थी। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है पर्सनैलिटीज़ में हिस्ट्री के बेसिस पे। इसके अलावा एक आर्टिकल है, साइंटिस्ट ने अभी जो है अल्ट्रा ब्लैक ब्राज़ीलियन वेलवेट आंट जो है इसकी रिसर्च करी है। इसको वैस्प भी बोल सकते हैं एक तरीके से, ये वन ऑफ द कैटेगरी है, वो आंट, वैस्प और जो बीज होते हैं ना उसी कैटेगरीज में है। ठीक है, और इसमें मेन खासियत ये है कि इसका जो कलर है ना, एक्चुअली क्या है, देखिए आप किसी भी एनिमल या किसी भी स्पीशीज़ में देखोगे ना, और एक्स्ट्रा डार्क या बहुत बड़ा ज़्यादा डार्क कलर नहीं मिलेगा। जैसे कौवा है, आप कह सकते हैं, क्रो भी है। ठीक है, वो जो ब्लैक कलर है वैसे नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा, हर एक्सेप्शन है एक दो। ठीक है, बफेलो है, काऊ है, उनमें क्रो है, क्योंकि उनमें पिगमेंटेशंस बहुत होते हैं, तो ये नॉर्मली नहीं मिलता है। तो सेम ऐसे ही आंट में पिगमेंटेशन अल्ट्रा ब्लैक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा डार्क है कि ये विजिबली लाइट में भी दिख जाएगा आपको, नॉर्मल डेड लाइफ में भी। मैं पिक्स दिखाती हूँ आपको, जैसे ये देखिए, ये आंट है। ठीक है, ब्राज़ीलियन वेलवेट आंट है, ये न्यूज़ में आ सकता है ब्राज़ीलियन वेलवेट के नाम से। ठीक, अभी रिसर्च हुई है, ये देखिए इसका कलर देखो, एकदम इतना डार्क ब्लैक है ये, एकदम है ना, अल्ट्रा ब्लैक, इसीलिए थोड़ा सा ये यूनिक, ऐसा मिलना बहुत नॉर्मल नहीं है नेचर में, है ना। और वो जो दास बताया था, विनोदी दास, जो पर्सनालिटी बताई थी, वो ये हैं, आर्टिस्ट हैं, बंगाल की फर्स्ट आर्टिस्ट।
ठीक है, तो ये ओवरऑल आज आर्टिकल था। थैंक यू।